वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेटल्स के बारे में पढ़ा था और मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील किया था। ओके, आज का जो टॉपिक है वो हमारा नॉन मेटल्स के ऊपर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, नॉन मेटल्स को समझने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट जो पोर्शन होता है वो इधर होता है और राइट पोर्शन इस साइड होता है। ओके, लेफ्ट साइड में आपके क्या पाए जाते हैं? मेटल्स, और राइट साइड में क्या पाए जाते हैं? आपके नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। दो मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स की क्वांटिटी ऑलमोस्ट कितनी है? दैट इज 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए हैं। ओके, इनमें से मैक्सिमम अमाउंट में या मोर क्या है? मेटल्स हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, और लेस क्या इनमें क्या है? नॉन मेटल्स। इन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करने वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और मेटेलॉइड्स आप जानते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 7 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, अब नॉन मेटल्स की जो कैटेगरीज होती हैं उनमें थोड़ा सा उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज वगैरह देखनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट जितने भी आपके नॉन मेटल्स की कैटेगरीज होती हैं, इन नॉन मेटल्स की कैटेगरीज में कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, मैक्सिमम ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो सॉलिड या फिर गैस रूप में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मतलब सल्फर, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ये जो भी हैं आपके सभी के सभी क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। और ये कौन से रूप में एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट एज सॉलिड और इधर गैसेस, या सॉलिड या तो गैस रूप में एग्जिस्ट करते हैं। यदि हम बात करें ब्रोमीन की बात करते हैं, दैट इज ब्रोमीन, Br इसका सिंबल होता है। ये एक लौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में कैसा होता है? लिक्विड रूम में एग्जिस्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक लौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपको मेटल्स के बारे में पता है, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं मेटल्स के बेस पर, तो आप बता सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि ऐसा कोई बताइए जो नाइफ के द्वारा इजीली कट हो जाए, कट विथ नाइफ, तो आप बोलेंगे यहाँ पे लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, इसी तरीके से मैंने आपसे बोला कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं, तो आपने बताया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट में सिल्वर और कॉपर आते हैं। आपसे अगर मैं पूछ लूं कि ऐसे कोई, इसको लिख लेते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अगर बात किया जाए तो इसमें आपके पास आ जाते हैं सिल्वर आ जाता है एंड कॉपर आ जाता है। यही चीज अगर आपसे पूछी होती पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेटल्स के केस में, तो आप बताते ये चीज क्या होती? लेड होता है और मरकरी होता। अगर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि ऐसा कौन सा मेटल है जो नाइफ के द्वारा कट कर लिया जाता, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में, दैट इज ब्रोमीन। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ओनली मेटल, इकलौता मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताइए कौन सा है ऐसा एलिमेंट जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है? वो मेटल होना चाहिए कोई, दैट इज मरकरी। Hg इसका क्या होता है? सिंबल होता है। सॉरी। तो इतनी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो अभी हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हमने पढ़ा कि जितने बाकी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड या गैसेस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, बट आपका इकलौता एक ब्रोमीन होता है जो लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, लेट अस टेक एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। आपसे बोला गया है कि कुछ सैंपल्स कलेक्ट कीजिए और उन सैंपल में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसा आपसे बोला गया कार्बन। ओके, आपसे बोला कार्बन, और कार्बन कैसे कलेक्ट कर सकते हो आप? या तो कोल के रूप में कलेक्ट कर सकते हो या उसको ग्रेफाइट के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया एंड आयोडीन, ये 3 सैंपल आपको कलेक्ट करने हैं। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जर्व करनी है। इसका मतलब यह है कि कार्बन की कोई प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सल्फर की भी होगी और आयोडीन की भी अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी मींस फिजिकल अपीयरेंस में दोनों ये तीनों की तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस खाते हैं। ओके, तो उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं।
एक्चुअली अगर इसकी बात देखी जाए तो इसमें क्या चीज आपको दिख रहा है, हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन को क्या कर, इन एलिमेंट्स को अलग अलग जो है कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं देख के हमने यहाँ पे एक चीज क्यों पढ़ी, हमने बोला कि अगर आप कार्बन, सल्फर और आयोडीन आप लेते हैं, एक एक्टिविटी आपके पास, और आपसे बोला गया कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर आप इसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर इसको अरेंज कर सकते हैं एलिमेंट को? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, अगर हम बाहर से देखकर बोले कि एक नॉन मेटल है, और हम जानते हैं नॉन मेटल कैसा होता है, इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि ये कैसा है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ बैड कंडक्टर। मींस नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन आपके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। ओके, पहला एक्सेप्शन, जैसे मान के चलो आपके पास कोई मेटल है, लगभग सभी मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लगभग जितने भी मेटल्स होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें एक मरकरी ही एक ऐसा मेटल है Hg, जो कि कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये पता होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जानते हैं जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन ये है कि जो गैलियम होता है आपका और जो सीजियम होता है, ये दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, दो मेटल ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ओके, इसी तरीके से आप जानते हैं आयोडीन, आयोडीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, आयोडीन में बोला गया है कि आयोडीन जो होता है एक नॉन मेटल होने के बावजूद, ये क्या ऐसा है, एक नॉन मेटल है, लेकिन बावजूद इसके इसका जो नेचर होता है वो लस्ट्रस नेचर होता है। अब लस्ट्रस नेचर का मतलब क्या होता है, जो शाइनी सरफेस होती है जिसकी, इसका मतलब शाइनिंग नेचर इसका होता है। और ऐसा नेचर किसका पाया जाता है, हमने पढ़ा था मेटल्स का पाया जाता है। नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती, लेकिन आयोडीन जो होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरीके से आपके पास एक और एक्सेप्शन है, आप जानते हैं जो कार्बन होता है वो एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल है। ओके, कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन इसका एलोट्रोपिक फॉर्म, अगर हम बात कर रहे हैं एलोट्रोप्स की बात करते हैं, तो एलोट्रोप में जो आपका ग्रेफाइट होता है, ओके, ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का क्या है, ये भी नॉन मेटल है क्योंकि वो कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ये क्या करता है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, आप पढ़ते हुए आए हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, कुछ एक्सेप्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। दो एक्सेप्शंस और हैं, उसको भी देख लेते हैं। कार्बन का ही एक दूसरा रूप होता है एलोट्रोपिक फॉर्म, दैट इज डायमंड। ये एक प्रकार का नॉन मेटल है। आपने पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। देखिए, मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है। इसके अगेंस्ट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई नहीं होता। लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल होने के बावजूद ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हमारे अर्थ में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डायमंड, जो कि कार्बन का एलोट्रोप होता है। क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है तो डायमंड भी नॉन मेटल है। In spite of being non-metallic character, in spite of being having non-metallic characters, it is hardest substance that is present in our earth. तो ये जो डायमंड है ये नॉन मेटल होने के बावजूद कितना हार्डेस्ट है, और इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। ये जितने भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को एक्सेप्शन के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं एक लास्ट एक प्रॉपर्टी और है, हम जानते हैं जो एल्कली मेटल्स होते हैं, बाकी सारे मेटल्स टफ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स कुछ ऐसे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। जानते हैं कौन से हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया। इनको हम दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, एक नाइफ की मदद से हम आसानी से इन मेटल्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ओके, इस वजह से इनकी जो डेंसिटीज होती हैं, दे हैव लो डेंसिटीज।
इनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है, और डेंसिटी लो होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिर क्या रहता है, लो रहता है। आपने देखा होगा कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम आ जाता है, वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जैसे मॉइस्चर गेन करता है तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम लोग नाइफ की मदद से काट सकते हैं, और इनको जैसे एटमॉस्फेयर में हम खुला छोड़ते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं फायर को। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा इनका जो क्लासिफिकेशन है नॉन मेटल्स का, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन of elements on the basis of chemical properties। क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट का अरेंजमेंट नहीं कर सकते अपने पीरियोडिक टेबल में। फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा हमारे पास कोई दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको डिसाइड करने के बाद हम ये पता करते हैं कि कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सी जगह पर प्लेस किया जाएगा। उसके लिए हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी बहुत जरूरी है। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब आप समझ गए हैं। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस, टेस्ट, स्मेल, टच, ये सेंसेस के थ्रू अगर हम किसी चीज को पहचान पाते हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल अपीयरेंस देखते हुए। और यदि किसी उसके अगर केमिकल नेचर की बात करें, मीन्स जब कोई रिएक्शन हो रही होती है और उस रिएक्शन को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ उसका एंड प्रोडक्ट देख सकते हैं, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो आपके मेटल्स होते हैं जब वो एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, बर्न होते हैं, तो क्या प्रोसेस होती है। तो इसमें हम लिखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मीन्स एक तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे, बर्निंग प्रोसेस होगी। यहाँ पे जब कभी कोई मेटल, आप जानते हैं कि जो मेटल होता है, जैसे मैग्नीशियम का एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर में मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन है उसको देखेंगे। जब मैग्नीशियम रिबन को हम हीट करते हैं तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, 2SMgO करके निकालने की कोशिश करती है। और ये जो मैग्नीशियम होता है उस वक्त किस रूप में जलने की कोशिश करता है, इट बर्न एज अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम ये रिलीज करता है। क्या सभी मेटल्स इसी प्रकार से एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकालने की कोशिश करेंगे जब इनको बर्न किया जाएगा? और जब बर्न किया जाएगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख रहे हैं। जब मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा तो उस वक्त वो मेटल के साथ ऑक्सीजन, दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स बोला जाता है। ओके, क्योंकि इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे हम। ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। देखिए आपके पास, आपको करना क्या है, एक्टिविटी में आपको सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो कलेक्ट कीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट, जैसे आपके पास क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, कुछ भी जिंक, सोडियम, आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, गिने चुने एलिमेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि इसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपको एक हिंट देते हैं कि इनको जो है रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ की इनकी हम रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। एक्चुअली हमें इनकी रिएक्टिविटी पढ़नी है किसी के भी अगेंस्ट, जैसे ऑक्सीजन के अगेंस्ट कर रहे हैं, या अगर ऑक्सीजन के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, या वाटर के साथ इसकी रिएक्शन की, तो हम ये देखना चाहेंगे कि इन सभी एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और कौन सा एलिमेंट मॉडरेटली रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। ओके, तो एक एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको फ्लेम में इनको क्या करना है, बर्न करना है। ओके, बर्न ओवर फ्लेम, आपको फ्लेम में इनको क्या करना बर्न करने की जरूरत पड़ेगी। 1 बाय 1 करके इसको बर्न कीजिए। तीसरा जो आपको स्टेप करना है, आपको क्या करना है, उनका प्रोडक्ट बर्न करने के बाद जो भी प्रोडक्ट मिला है उसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्ट देयर प्रोडक्ट। चौथे स्टेप में आप क्या करें, जितने भी आपके सरफेस हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके थे, तो जो सरफेस होगा, चाहे वो प्रोडक्ट का सरफेस हो या फिर आपका वो जो मेटल था जो बर्न हो रहा है उसका जो मेटल है, इन दोनों के सरफेस को क्या करने दो, कूल डाउन होने दो। जब आपने एक एलिमेंट लिया और इसको आपने क्या किया, हीट करने की कोशिश की, इसमें ये जो एलिमेंट था वो एलिमेंट क्या होने लगा, बर्न होने लगा। ओके, बर्निंग प्रोसेस के थ्रू ये जाने लगा, और जब बर्न हो गया तो यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट निकाल दिया इस एलिमेंट ने। ओके, आपको करना क्या है,
इस एलिमेंट और इस प्रोडक्ट के सरफेस को क्या करना है, कूल डाउन होने के लिए छोड़ देना है थोड़ी समय के लिए। अब पांचों में क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगा आपको, कि कौन सा मेटल, एक एक करके सभी मेटल के साथ इस प्रोसेस को आप कैरी आउट करेंगे, और जब इस प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे तो आपको ये पता करना है कि कौन सा मेटल आसानी से बर्न हो रहा है। ओके, विच मेटल बर्न इजीली, कौन सा मेटल आसानी से बर्न हो रहा है, आपको ये पता करना है। छठा आपको क्या पता करना है इसी में ऑब्जर्वेशन में, कि इनमें से जो फ्लेम निकल रही है उनका कलर क्या होगा, कलर ऑफ फ्लेम। सारे एलिमेंट्स को आप बर्न करेंगे, क्या सभी एलिमेंट्स एक जैसी फ्लेम देंगे जिनका कलर सेम होगा या डिफरेंट होगा, आपको ये भी पता करना है इसमें। सातवां आपको जो इसमें पता करना है कि बर्न होने के बाद, ओके, बर्न होने के बाद क्या वो जो फ्लेम था वो अभी भी कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो आफ्टर बर्निंग डज इट अपीयर सेम, क्या बर्न होने के बाद, जब बर्न हो रहा था तो कैसा कलर का फ्लेम दे रहा था, और बर्न होने के बाद क्या वो कलर है उसका सेम रहेगा, आपको ये भी नोटिस करना है। ओके, इन सभी को नोटिस करने के बाद आपको एक एक्टिविटी लास्ट में क्या करनी है, आपको अरेंज करना है सभी एलिमेंट्स को। अरेंज एलिमेंट्स किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इन सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। टुवर्ड्स किस चीज के लिए, बर्न कर रहे हैं तो बर्न हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो कहने का मतलब यह है कि इतने एलिमेंट्स आपके पास रखे हैं, सभी एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कीजिए और जो भी उसका प्रोडक्ट बना है उसको ऑब्जर्व कीजिए, उनके फ्लेम कलर को ऑब्जर्व कीजिए, और बर्न होने के बाद आफ्टर एंड बिफोर दोनों के फ्लेम कलर ऑब्जर्व कीजिए। इसके अलावा आपको लास्ट में ये भी पता करना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे तेजी से बर्न हुआ, और जो एलिमेंट सबसे तेजी से बर्न हुआ है इसका मतलब वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो आपको ये सभी ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन एलिमेंट्स को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की रिएक्टिविटी में लगाना है। किनके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के रिस्पेक्ट में। ओके, और लास्ट में आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आर दीज प्रोडक्ट्स सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, आपको ये भी पता करना है। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए पहले हम कुछ रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम देख सकते हैं जितनी भी एक्टिविटी में हमने जो जो रिएक्शंस लिए, जितने एलिमेंट्स लिए, उनको एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। आपके पास कोई भी अगर मेटल होगा, उस मेटल की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करेंगे और उसको बर्न करने की कोशिश करेंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है आपको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में समझा चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ओके, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास कॉपर है, देखिए आपके पास कॉपर भी है, ओके, आपके पास एल्यूमिनियम भी है। आपने अगर कॉपर की रिएक्शन कर दी ऑक्सीजन के साथ तो आपका कॉपर ऑक्साइड बाहर निकल आता है। ओके, इसका फॉर्मेशन होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड, आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझिए इसका फॉर्मूला CuO होता है। ओके, इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपको Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहते हैं इसको हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो 2 2 4, 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 3 2 6, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन हो जाएगी। अब आप एक चीज समझिए, ऐसे अगर आप मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसी तरीके से अगर आपसे बोला गया कोई नॉन मेटल है और वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो उस वक्त आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स दीज आर एसिडिक इन नेचर, आप जानते हैं। ओके, तो आपके पास जब ये वाली रिएक्शन होगी तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये रिएक्शन होगी तो मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। लेकिन ऐसे ऑक्साइड्स, ओके, जो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड की तरह बिहेव करें, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दोज सब्सटेंसेस और दोज ऑक्साइड्स which behaves as metal oxide as well as non-metal oxide, means बेसिक नेचर भी शो होता हो और एज वेल एज एसिडिक नेचर भी शो होता हो।
ओके, जैसे मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल अगर आपको बता दे कोई ऐसे एलिमेंट्स, जैसे आपको एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेके समझाते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों दिखता है, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दिखता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, Al2O3 का एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि ये ऐसा एलिमेंट है जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करता है। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जो कि बोथ दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। एसिड और बेस के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं ये मेटल ऑक्साइड्स, ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एक प्रकार का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है और साथ में वो एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, ओके, कोई एक एसिड ले लेते हैं HCl फॉर एग्जाम्पल। जब इसकी रिएक्शन हमने की तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा। हम जानते हैं एल्यूमिनियम यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से, तो AlCl थे, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा। साथ में जो रिलीज होगा वो होगा वाटर। बाकी बैलेंस आप करने की जरूरत नहीं है जब तक आपसे बोला ना गया हो। यदि बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपका इतना है, यहाँ पे 3 हो गया तो 2 एल्यूमिनियम यहाँ हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 2 6 तो 6 HCl आ गया और H2O में कितना हो जाएगा, 6 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ तो रिएक्शन कर गया, अब बेस के साथ करने की कोशिश करते हैं और बेस ले लिया हमने यहाँ पे NaOH। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है NaAlO2, इसको हम कहते हैं, और साथ में वाटर रिलीज होता है, इसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहा जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं, विच शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर एंड दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। उसमें एग्जांपल है पहला आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो गया, और जो दूसरा एग्जांपल है वो दूसरा एग्जांपल है आपका जिंक ऑक्साइड का, और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए होता क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन जिस तरीके से आपने एसिड और बेस के साथ देखी, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिंक के साथ भी इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। अब आप देखिए कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है ना। मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके मेटल ऑक्साइड्स, MO मीन्स मेटल ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर। अभी एक एक्टिविटी हमने की थी, उसमें आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये जो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड बना दिया, तो क्या ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में या नहीं होते हैं, उसका पता करना है हमें। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। लेकिन कुछ क्या करते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, बट सम डिजॉल्व। और जो डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो डिजॉल्व हो जाते हैं उसमें, वो क्या करते हैं, एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। जैसे आपके पास सोडियम ऑक्साइड है Na2, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा, एक एल्कली बना देगा, दैट इज NaOH। बेस होता है, वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज एल्कली। एल्कली का मतलब ही क्या है, एक ऐसा बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो सके, तो इसे हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। ओके, इसी तरीके से अगर आप पोटेशियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो K2O वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, 2 लगा दिया इसके आगे बैलेंस करने के लिए। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए किस तरीके से एक कोई मेटल ऑक्साइड जो होता है जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ या रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो कैसे वो फॉर्मेशन करता है। ओके, अभी हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, उस एक्टिविटी में हमने आपसे पूछा था कि किस तरीके से आप एक एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सभी चीज़ को कलेक्ट कीजिए। आपके पास ये एक्टिविटी रखी हुई है, आपसे बोला गया था इन सभी एलिमेंट्स को इस तरीके से कलेक्ट कीजिए और इनकी ये प्रोसेस एक एक करके उसको बर्न करना शुरू कीजिए, और आपको ये एक एक्टिविटी करने को दी गई थी। इस पूरी एक्टिविटी से जो आपका कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, उसका जो कंक्लूजन है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, कंक्लूजन ये निकला हमारा, हमने ये जो एक्टिविटी की है कि सभी एलिमेंट्स जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट एट सेम रेट, मतलब सभी एलिमेंट्स एक ही क्वांटिटी में कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, एक ही रेट में, डू नॉट रिएक्ट एट सेम रेट विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ इन सभी की रिएक्शन कराई जाए तो हर एलिमेंट अलग अलग समय पे रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब इन सभी की जो
रिएक्टिविटी होगी ऑक्सीजन के लिए वो कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी, सेम रिएक्टिविटी इनकी किसी की भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने पोटेशियम लिया था, पोटेशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड निकलेगा और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगी। इसी तरीके से सोडियम जो होता है, अगर सोडियम की रिएक्शन करता हूं तो इसमें भी Na2 का फॉर्मेशन होगा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। एक्चुअली हीट बहुत ज्यादा अमाउंट की होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया, इनको मैं अगर लेफ्ट ओपन इन एयर, अगर मैं इनको एयर में ओपन छोड़ दूं तो इसकी वजह से क्या होगा कि मॉइस्चर तुरंत इसके ऊपर असर करेगा। मतलब ये हो जाएगा एब्जॉर्ब, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके बाद ये एक प्रोसेस शुरू कर देगा और ये बहुत तेजी से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा। दैट इज इट रिएक्ट विगरसली, और जिसकी वजह से इट कैचेस फायर, और वो फायर कैच करने लग जाता है और उसमें क्या होने लग जाती है, आग लगने लग जाती है। तो सोडियम हो या पोटेशियम हो, उसको खुले में कभी नहीं रखा जाता, क्योंकि जैसे ही वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, वो बहुत तेजी से रिएक्शन करने की वजह से हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट मे बी हार्मफुल फॉर अस। तो इसको हम अगर केप्ट सेफ रखना चाहते हैं इसको हम, तो सेफ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में हम इसको क्या करते हैं, डुबा कर रखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में आपके पास क्या है, केरोसिन ऑयल है। ओके, आपके पास एक केरोसिन ऑयल यहाँ तक है और यहाँ पे आपके क्या है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, कोई एक मेटल है जो आपका मॉइस्चर के साथ एक्सपोज होने पर क्या करता है, रिएक्शन करता है बहुत तेजी से। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका सोडियम होता है इसको केरोसिन के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है, एक तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो केरोसिन से कम होती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इट हैज लेस डेंसिटी, और डेंसिटी कम होने की वजह से, मोर डेंसिटी सॉरी, ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से ये केरोसिन में इमर्स्ड हो जाता है। और दूसरी बात, इसके चारों ओर हर जगह से मीन्स जो लेयर होती है इसकी प्रोटेक्ट हो जाती है, और जब लेयर केरोसिन ऑयल से प्रोटेक्ट हो जाएगी तो मॉइस्चर इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, और जब मॉइस्चर अटैक नहीं करेगा तो इसमें क्या होगा, इट डजंट कैच फायर, तो ये फायर जो होगा कैच नहीं करेगा। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन और है आपका, जब आप 11th क्लास में पहुंचेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आता है, और कभी कभी आईसीसी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 10th लेवल पे। जैसे आपसे पूछा गया लिथियम जो होता है उसको पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है। पैराफिन वैक्स मीन्स जो वैक्स होता है उसमें लपेट के रखा जाता है, एक पेपर जैसा होता है। एक्चुअली क्या हम पोटेशियम या सोडियम को इसमें रख सकते हैं, इस तरीके से नहीं रख सकते। एक्चुअली ऐसा क्यों है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, नहीं इसकी बात नहीं कर रहे अभी, हम लिथियम की बात कर रहे हैं। लिथियम को पैराफिन वैक्स में इसलिए लपेट के रखा जाता है क्योंकि लिथियम जो होता है इसकी जो डेंसिटी होती है, इसको हम केरोसिन ऑयल में नहीं रख सकते। क्वेश्चन ये है आपका कि क्या लिथियम को भी हम इसी तरीके से केरोसिन ऑयल में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा लिथियम को नहीं रख सकते हम। क्यों, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है इट इज लाइटर देन केरोसिन। केरोसिन ऑयल से इसकी डेंसिटी कैसी होती है, बहुत लाइटर होती है। जब केरोसिन ऑयल से इसकी डेंसिटी लाइटर हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपके पास यहाँ पर कोई केरोसिन ऑयल रखा गया है तो केरोसिन ऑयल की सरफेस के ऊपर क्या होगा, आपका ये लिथियम क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर ये लिथियम इसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा तो इसका जो अपर सरफेस है वो अपर सरफेस आपका क्या हो जाएगा, मॉइस्चर में फ्री हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और जैसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा इसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये क्या करेगा, इट कैचेस फायर। ओके, और यहाँ पे रिएक्शन कैसी हो जाएगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि सोडियम या पोटेशियम या लिथियम जो होते हैं उनको हमेशा क्या किया जाता है, किसी न किसी एक सेफ एनवायरनमेंट में रखा जाता है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, और अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो उसको हम पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए इससे रिलेटेड।
क्योंकि आपने ये सारी एक्टिविटी देखी और उससे ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है। ओके, तो आप जानते हैं पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया, इसके लिए हमेशा क्या होगा, इसके लिए हमेशा रीजन होगा केरोसिन ऑयल वाला। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, ओके, या जिंक हो गया या आपका लेड हो गया, आपके जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो एलिमेंट्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, एक थिन लेयर की कवरिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है, थिन लेयर कवरिंग हो जाती है। ओके, अब ये जो थिन लेयर कवरिंग होती है किस चीज की होती है, ये होती है ऑक्साइड की। अब वो कैसे, इसको हम समझते हैं। आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके पास क्या क्या बोला गया अभी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। इसको ले लेते हैं। हमने आपसे बोला कि जब इसको हम थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करने के लिए रख देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये मान के चलिए ये एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे एक लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है ना, एक पतली सी लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, और वो लेयर होती है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अभी हम पढ़ते हुए आए हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये MgO बनाएगा। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर जिंक रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही इस तरीके से लेड रिएक्शन करेगा तो लेड ऑक्साइड बनाने की फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं अपने चारों ओर एक थिन लेयर ऑफ क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर बनाने की कोशिश करते हैं। जब ये थिन लेयर बन जाती है इसके बाद, तो ये जो थिन लेयर होता है इसका काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव लेयर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि फर्दर कोरोजन होने से इसको बचाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट है, आपने इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया कुछ समय के लिए, तो एटमॉस्फेयर में जितना भी आपका मॉइस्चर है और जितना भी आपका ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करने के बाद इस एलिमेंट के ऊपर क्या होने लग जाएगा, एक रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और इस रस्टिंग से बचने के लिए हम एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन देखते हैं इसके ऊपर, वो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी ऑक्साइड लेयर है एक प्रोटेक्टिव लेयर है ऑक्साइड की, जो क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, कि उस एलिमेंट का फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, उस चीज को वो रोक देता है। इसका मतलब ये है कि फर्दर इसका रस्टिंग ना हो, या हम बोल सकते हैं फर्दर इसमें कोरोजन प्रोसेस ना हो। अगर आयरन है एलिमेंट तो आयरन के ऊपर अगर ये प्रोसेस हो रही है तो वो रस्टिंग कहलाती है, और अगर अदर एलिमेंट्स के ऊपर ये प्रोसेस हो रही है तो वो कोरोजन प्रोसेस कहलाती है। कोरोजन का मतलब ही यही होता है कि उस एलिमेंट का एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होने के बाद ऑक्सीडेशन हो जाना। तो फर्दर ऑक्सीडेशन मीन्स उस एलिमेंट में एक थिन लेयर पहले से प्रोड्यूस हो चुकी है, इसका फॉर्मेशन होने के बाद अब और फॉर्मेशन ना हो ताकि वो एलिमेंट कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए मीन्स फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए इसे प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो काम करती है इसके ऊपर। क्या हो यदि हम इसी प्रोटेक्टिव लेयर की जो थिन लेयर है इसको थिक करें, इसका मतलब एक प्रोसेस होती है, उसके अंडरगो करना पड़ता है ये सारी प्रोसेस को हमें, जिसे हम एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो उससे पहले हम कुछ ऐसे पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बर्न होते हैं और जो नहीं हो पाते हैं। जैसे आयरन हो गया पहला एग्जाम्पल, यदि अगर आप आयरन को बर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो बर्न नहीं होगा। ओके, लेकिन इसके बदले अगर आप आयरन फिलिंग्स को बर्न करने की कोशिश करेंगे, आयरन फिलिंग्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े होते हैं, और अगर आपके पास जैसे कोई बर्नर हो और बर्नर के ऊपर आप इस फ्लेम में आयरन फिलिंग्स को डालने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करने लग जाएंगे, बर्न होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आयरन जो होता है नॉर्मली बर्न नहीं होता है, आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, बर्न हो जाती हैं। इसी तरीके से आप जानते हैं कॉपर जो होता है वो बर्न नहीं होता, कॉपर भी बर्न नहीं होता, लेकिन जो आपका मेटल होता है वो क्या होता है, एक ब्लैक कलर की जो लेयर होती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स मान के चलिए ये आपके पास का एक कॉपर मेटल है, और इस कॉपर मेटल में आपका यहाँ पर जो है जैसे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कहीं भी एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर हो जाती है।
मीन्स काली काली एक परत जमनी शुरू हो जाती है कॉपर के बर्तन के ऊपर, और ये जो काली परत होती है मीन्स एक कलर्ड लेयर होती है ब्लैक कलर की, उसको हम कहते हैं क्या, कॉपर ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, कॉपर 2 ऑक्साइड, जो अभी हमने बनाया था CuO। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं कि कॉपर के बारे में किस तरीके से जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा उसमें। तीसरी जो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ना है वो है आपका सिल्वर और गोल्ड को लेकर, Ag एंड Au, ये सिल्वर एंड गोल्ड के एग्जांपल्स हैं। ये किसी भी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ना वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि डू नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा बढ़ा दूं, बावजूद उसके ये रिएक्शन नहीं करते हैं विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्शन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जैसे गोल्ड या सिल्वर की बात करते हैं तो इनसे हमारे आभूषण बनते हैं, मीन्स ज्वेलरीज वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो ज्वेलरी जो होती है कभी आपकी बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती है अगर वो गोल्ड या सिल्वर की होगी, क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए वो किसी और के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। और जिस वजह से क्या होता है, चाहे टेम्परेचर कितना भी आप बढ़ा दें, गोल्ड और सिल्वर कभी भी मेल्ट नहीं होते, ना ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कोई ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ओके, तो आपको जो एक्टिविटी दी गई थी उस एक्टिविटी से आपने क्या देखा, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी आपको लगाना है। आपने ये देखा कि जो सोडियम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम की कंपैरेटिवली। जब आप एक एक्टिविटी पढ़ रहे थे उस एक्टिविटी में आपसे लास्ट में क्या पूछा गया था बेटा, ये पूछा गया था कि अरेंज एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम लगाना है, मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा उसको आगे लिखिए, दैट इज सोडियम है, उससे लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम होता है। इसका मतलब यही है, जैसे ही सोडियम एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आता है तो ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, तुरंत इट कैचेस फायर, ये तुरंत क्या करता है, फायर कैच कर लेता है। लेकिन मैग्नीशियम में भी यही रिएक्शन होती है, इसमें हीट रिलीज होती है प्लस हीट, इसमें भी हीट रिलीज होती है मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है इस तरीके से, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है वो फायर को कैच नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट डू नॉट कैचेस फायर। ओके, इसके अलावा आपके जो अदर एलिमेंट्स थे, जैसे आपके पास ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर था, ठीक है, इन दोनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स आपके जाके जो मेटल्स आपको दिए गए थे, दैट इज जिंक हो गया या आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, इनकी जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, ओके, अगर मैं आपसे कहता हूँ उसको बर्न कीजिए, ठीक है, हीट कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतने प्रोसेस से हम ये नहीं बता सकेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो किसके साथ करनी पड़ेगी, जैसे वाटर हो गया या फिर अदर एलिमेंट जितने भी हो गए उनके साथ इसकी रिएक्शन देखकर हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादा तेजी से वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। इन एलिमेंट्स में से जो भी वाटर के साथ सबसे तेजी से रिएक्शन शो करेगा वही रिएक्टिविटी ऑर्डर में आगे आएगा। तो इसको जो है हम अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी विथ वाटर। अभी हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने तो एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश की है रिएक्टिविटी की। सोडियम और मैग्नीशियम को हम नॉर्मली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने से समझ जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी, लेकिन जिंक, आयरन, कॉपर, लेड जो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हमें दूसरे और अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने पर पता चलती है। एक्चुअली ये सारी रिएक्टिविटी जो है वो ये इंडिकेट करती है कि आपकी एक सीरीज का फॉर्मेशन होगा जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे, जो आपको हमें बाद में पढ़ाएंगे। अभी के लिए हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिस प्रोसेस में आपको समझना है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड को हम कैसे थिक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या देखा था कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसमें अगर उसको कुछ समय के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए खुला तो उसमें क्या होगा बेटा, एक ऑक्साइड की लेयर बनेगी। इस ऑक्साइड की लेयर को और मोटी करने के लिए क्या किया जा सकता है उसको देखते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा एनोडाइजिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसका मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग a thick oxide layer of एल्यूमिनियम की एक थिक लेयर बनाने की कोशिश करते हैं, एक सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, आपके पास एक इलेक्ट्रोड ये है, इसको हम बोलेंगे एनोड इलेक्ट्रोड, और जो कि प्योर एल्यूमिनियम का लिया है आपने, ओके, जो कि पॉजिटिव इंडिकेट करता है। इसी तरीके से ये होगा आपका कैथोड इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव होगा, और ये आपका लेड या फिर हम कह सकते हैं
लेड पीबी, या फिर हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम। लेड या एल्यूमिनियम को क्या कर सकता है, इंडिकेट करता है। ओके, और ये जो है एक आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, दैट इज डाइल्यूट H2SO4 का। आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगाना है, और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगाने के बाद आपको ये पता करना है कि किस तरीके से क्या हो सकता है, इसमें रिएक्शन होगी। एक्चुअली यहाँ पे पीडी नहीं पीबी होगा, लेड होगा बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें, डाइल्यूट H2SO4 से हमने जब इसको इन सभी को क्या करने की कोशिश की, कोटिंग करने की, मीन्स हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस स्टार्ट कर दी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस टाइप की प्रोसेस स्टार्ट होने लग गई है। अब यहाँ पे रिएक्शन जब होती है तो होता क्या है, यहाँ पे हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। एक्चुअली प्रोसेस में क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, इट डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर, ठीक है ना। कब, व्हेन एक्सपोज टू, जब हम खुला छोड़ देते हैं तो एल्यूमिनियम अपनी लेयर पर क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर बनाता है। ओके, अब हमें करना क्या है, इस कोटिंग को और ज्यादा मोटा बनाने के लिए या फिर उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। किस चीज से रेजिस्टेंट बनाना है इसको, फर्दर कोरोजन से। कोरोजन से फर्दर इसको बचाने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड है एनोडाइजिंग मेथड। तो यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली जो एनोड होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, एनोड है। एनोड के चारों ओर इस तरीके से क्या होती है, एक ऑक्सीजन की लेयर, मीन्स ऑक्सीजन जितना भी आपका बन रहा होता है वो यहाँ एनोड में आके इकट्ठा होता है। जब ऑक्सीजन एनोड में आके इकट्ठा होने की कोशिश करता है तो वो एनोड में जो लेयर लगी हुई है, मीन्स एल्यूमिनियम की जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है, उस एल्यूमिनियम के चारों ओर एल्यूमिनियम की एक लेयर लगा देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की लेयर बनाना शुरू कर देगा। ओके, तो उसको हम रिएक्शन के आधार पर कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपके पास एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम आपके 3 आयन रिलीज करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। इसी तरीके से ये रिएक्शन कहाँ हो रही है बेटा, एनोड में हो रही है। कैथोड में क्या रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड में आपका जो हाइड्रोजन होगा H2SO4 का, मीन्स एसिड का जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बनाएगा। मीन्स कैथोड पे H2 गैस का फॉर्मेशन जरूर होगा यहाँ पर, और बाकी यहाँ पे जो एल्यूमिनियम आपका रिलीज होगा Al3 पॉजिटिव, मीन्स एल्यूमिनियम जो मेटल है इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन। मीन्स आपके पास H2SO4 का जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद आपका क्या बना देगा, दैट इज Al प्लस ट्वाइस Al, ओके, प्लस O2 गिव्स Al2O3 का फॉर्मेशन कर देगा। और यही Al2O3 जो है आपका इस इलेक्ट्रोड में क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट कर रहा है, और फर्दर ऑक्सीडेशन या फर्दर कोरोजन प्रोसेस से इस एल्यूमिनियम की रॉड को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी सरफेस हो जाती है, शाइनिंग सरफेस। मतलब इसकी जो फिनिशिंग होती है उसकी फिनिशिंग को शाइनिंग बनाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए एनोडाइजिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इनकी जो रिएक्शंस हमने पढ़ रहे थे, इन एलिमेंट्स की जो रिएक्शन है हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ी थी, लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसकी वाटर के साथ रिएक्शन और फर्दर एक्टिविटी इसकी देखेंगे। अगर यदि कोई क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, कोशिश करूंगा आपको जवाब जल्द से जल्द देने की। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।